दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पेचीदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप देख भी रहे हैं, खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो जाना, जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं और इधर उधर एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी मिलते हैं। एक्चुअल में ये जो ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी ब्लड में रहता है, और एक ब्लड का अपना क्लोटिंग फैक्टर भी होता है, जो कहीं पे चोट लग जाए तो खून बाहर खून जम जाए जिससे ब्लीडिंग ना हो। और एक अंदर का फैक्टर भी होता है कि जो हमारा खून है वो अंदर बहता रहे, अंदर ना जम जाए कहीं। आप देखिए, जब कहीं से हमें कट लगता है तो खून बाहर जम जाता है, लेकिन अंदर शरीर में नहीं जमता, अंदर वो बहता रहता है। यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे कुछ रिएक्शंस होती हैं, फाइब्रिन वगैरह वहां पे बनते हैं, एक जाली बन जाती है जिससे बाहर खून रुक जाता है। और अंदर का ऐसा मैकेनिज्म है कि क्लोटिंग ना हो, वो लगातार बहता रहे, उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहे। तो जब खून गाढ़ा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कि उसमें क्लोट बनने के चांसेस रह जाते हैं, या फिर प्लांक जम जाता है हमारी जो अंदर आर्टरीज हैं, और उनका जो ल्यूमन है अंदर से वो थोड़ा नैरो हो जाता है। मान लो कोई आर्टरी है और वो आर्टरी अंदर से थोड़ी नैरो हो जाएगा किसी भी, जो जैसे मान लो हमारी ये कोई ब्लड आर्टरी है, और लगातार ऐसा ब्लड इसमें फ्लो होने के कारण जो विस्कस ब्लड है, विस्कस ब्लड का मतलब जिस ब्लड में गाढ़ापन थोड़ा ज्यादा है, यानी कि फैट मटेरियल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, सीधा सीधा बोलूं, वो लगातार इससे बहता रहेगा तो यहाँ एक टाइप का प्लांक वो जो है बना लेता है। इस तरीके से प्लांक बनना स्टार्ट हो जाता है, और अंदर बहने वाला जो ब्लड है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसको हम फिर आगे बोलते हैं कि भाई ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। और कैपिलरीज की जो वाल होती हैं, जो दीवार होती हैं, ये इन पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इन पे भी प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होना, क्योंकि ये जो खासकर जो हार्ट की आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हमारी हैं, उनमें हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी में भी ये कई बार जो क्लोटिंग देखने को मिलती है, और इससे भी समस्या गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ नस फूल जाती है, लगातार कुछ दिन तक फूली रहती है, और फिर कुछ दिन बाद वो आप देखते हैं कि उसको स्ट्रोक या इस्चेमिक कंडीशन कई बार बनती हुई देखी जाती है। तो खून गाढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, और सडन डेथ का जो डर है वो लगातार इसमें बना रहता है। इस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, और कौन सी नेचुरल रेमेडीज हैं, कौन सी होम्योपैथिक नेचुरल रेमेडीज हैं जिनको यूज करने से बिना किसी साइड इफेक्ट के ये सारी समस्याओं से आप जो है वो बच सकते हैं। लगातार इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां हम देखेंगे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जो रियल में जानलेवा हो सकती है, हमें किसी भी बुरी स्थिति में किसी भी टाइम पहुंचा सकती है। बहुत बुरी स्थिति है, मैंने देखो लिखा है कि ये जानलेवा हो सकती है, और इसको अवॉइड करने के लिए वो जरूरी नेसेसरी कदम हमें उठाने चाहिए। इससे लगातार ऐसा होने से दिल की पंपिंग जो है वो गड़बड़ कर सकती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हार्ट को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है कोरोनरी आर्टरीज में जो है वो प्लांक जमा होने से, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी अक्यूट और अचानक से आने वाली सडन कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सूजन और जलन जैसी कंडीशन भी रह सकती है, जैसे पैरों में जलन होना, पैरों की नसें फूल जाना, जिसको हम वेरिकोज बोलते हैं। तो वेरिकोज जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पैरों की और जो जांग के आसपास की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, फूल के मोटी हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस इसके पीछे भी, ये बहुत बड़ा रीजन इसका रहता है। हालांकि उसके और भी रीजन है, लेकिन एक कारण इसमें से भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसको हमें जल्दी पहचान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत खतरनाक नुकसान देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि भाई ये क्यों होता है, और क्या ऐसी स्थिति हम अपने शरीर के साथ पैदा करते हैं या हो जाती है।
जिससे ये जो है कंडीशन बनती है। और किन चीज को हम अवॉइड करें कि ये स्थिति हमारे जो साथ में है वो ना बने। तो यहाँ एक कंडीशन बनती है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से क्या होता है, जो टोटल फ्लूइड की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। यानी कि जितना फ्लूइड सर्कुलेट होना चाहिए वो उसका कम हो जाता है, और जो दूसरे कंपोनेंट है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यानी कि विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ज्यादा घी तेल फ्राइड चीज खाने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे भी प्लांक जो है वो जनरेट होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट और जो इससे आरबीसी के चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड तो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्ट्रेस लेने से मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। स्मोकिंग से आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाती है। आर्टरी जो हमारी है, अगर वो हार्ड हो जाएंगी स्मोकिंग करने वाले पेशेंट के केस में, अगर जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाएंगी हमारी, हार्ड का मतलब रिजिड हो जाएंगी, उनकी लचीलापन कम हो जाएगा। तो जो खून उससे बहेगा वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा वॉल की तरफ, इनकी जो वॉल होती है उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, चिप जल्दी से चिपकेगा, और उसके जो चिपकने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी उसके साथ में। इसके अलावा जो सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करते हैं, लगातार बैठे ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं, आलसी लोग हैं, खाना बहुत रिच खाते हैं लेकिन काम, फिजिकल काम कुछ नहीं है। एक कंडीशन होती है कि आदमी का काम ऐसा है कि वो लगातार बैठा हुआ ही रहेगा, उसकी मजबूरी है, उसका काम ऐसा ही है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी डाइट बहुत अच्छी मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक आदमी ऐसा है जिसकी डाइट बहुत रिच होती है और वो काम भी कुछ नहीं करता है, तो ये उसके साथ स्थिति दूसरी बन जाती है। ये इसके लिए रीजन कारण बनते हैं सबसे बड़े। इसके बाद जब सिम्टम आने लगते हैं, जो मैंने आपको बताया, सांस फूलने की समस्या होने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो फिर वो केमिकल ड्रग की तरफ चलता है। केमिकल ड्रग की तरफ चलेगा तो उसको जो, या फिर जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो उसको वारफरिन वगैरह सबमिट करेंगे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। इससे खून बहुत पतला हो जाता है और ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। कहीं पे घाव हो जाए तो खून नहीं रुकता है ऐसे लोगों का। और इसके अलावा इनका एक ब्लड का जो क्लोटिंग फैक्टर है, आईएनआर जो होता है, उसको लगातार चेक करना पड़ता है वारफरिन लेने वाले को, कि भाई कहीं खून पतला तो नहीं हो गया। क्योंकि कई बार खून इसमें इतना, जस्ट अ मिनट, कई बार खून इसमें इतना पतला हो जाता है कि वो कहीं ब्रेन में कहीं कैपिलरी लीकेज देखने को मिल सकता है, जिससे जहां लीकेज होगा ब्रेन में हो जाए तो फिर स्ट्रोक आ जाता है। इसके अलावा विटामिन के फूड के साथ कंफ्लिक्ट रहता है, वारफारिन का दिक्कत होती है ऐसे विटामिन के लेने वाले या लिया जाए तो। फिर दूसरा, स्टेटिन पे रहते हैं कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उन लोगों में मसल पेन और वीकनेस देखने को मिलती है काफी। लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है स्टेटिन, जैसे रोजोवास्टेटिन होता है, एट्रोवास्टेटिन होता है। और मेमोरी लॉस और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है स्टैटिन लेने से। तो ये सारी दवाई जब, या जो मेडिसिन पेशेंट चलाता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम और बहुत सारे नुकसान इनके देखने को मिलते हैं। इनसे बचना है तो नेचुरल मेडिसिन की तरफ चलना ही होगा। फिर इकोस्प्रिन, एकोस्प्रिन भी दी जाती है कुछ लोगों को, एस्प्रिन या डिस्प्रिन जैसी जो दवाइयां होती हैं। इनसे पेट में जलन होना, अल्सर होना पेट में, और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अस्थमा की कंडीशन है किसी के साथ में तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब इन जो है मॉडर्न जो दवाइयों को लगातार यूज करने से, इवन थोड़ा यूज करने से भी देखने को मिलता है। अब इसका विकल्प क्या है हमारे पास? तो दो नेचुरल सब्सटेंसेस है हमारे पास। एक है लहसुन, जिसमें एलिसिन एक कंपाउंड होता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो नेचुरली ब्लड थिनर है। एक्चुअल में ये खून के क्लोटिंग फैक्टर पे इफेक्ट नहीं डालता, ये जो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी खराब चीजें हैं उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, बाहर निकलने में हेल्प करता है, और प्लेटलेट को अंदर चिपकने से जो है वो रोकता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर पे ये काम करके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्टेरियल वॉल को स्मूथ बनाता है। जो जो मैंने बताया, जैसे स्मोकिंग से हार्ड होती हैं, और लहसुन को कंज्यूम करने से आर्टरीज हैं जो वाल हैं वो स्मूथ होती है, लचकदार होती है, उन पे चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, मान लो कोई बहुत खुरदरी दीवार है, उस पे आप धूल फेंक दीजिए, कोई रेत फेंक दीजिए, बारीक धूल, तो उस पे वो चिपक जाएगा। लेकिन ऐसी वेल फर्निश दीवार जिसपे बहुत अच्छा पेंट हुआ है, बहुत चिकना पेंट हुआ है, उस पे आप धूल फेंकेंगे तो चिपकेगी थोड़ा ही, वो गिर जाएगी अपने आप।
वैसे ही स्मूथ वॉल होनी चाहिए जो लहसुन से बनती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन आती है हमारे पास में, वो है अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुन की छाल को आप कंज्यूम करते हैं। हालांकि इनका बेस्ट अल्टरनेट क्या है, क्योंकि कूटना पीटना जूस निकालना ये सबसे लोग बचना चाहते हैं, कुछ लोग लहसुन भी नहीं खाते हैं, उसका विकल्प होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। अर्जुन की छाल में बहुत सारे टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स और कोएंजाइम Q10 होता है, जो हार्ट की मसल को स्ट्रोंग बनाता है, हार्ट की पंपिंग पावर को इंक्रीज करता है, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे जो आर्टेरियल रिलैक्स है वो ज्यादा होता है। आर्टरी अगर पूरी तरीके से रिलैक्स और कंस्ट्रिक्ट होती रहे तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है, जो है वो सिकुड़ती नहीं है, फैल जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए अर्जुन को, टर्मिनेलिया अर्जुना को यूज करने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा ये एलडीएल को कम करता है, जो खराब खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये दो बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अब इनका जो अल्टरनेट है होम्योपैथी में, वो दो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास हैं, इनको आपको कंज्यूम करना है। दोनों ऐसी मेडिसिन है जो कभी फेल नहीं होती, जिनके रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक हो जाएगी, और अगर होने वाली है तो उसको प्रिवेंट, मतलब उसको रोकेगी उसकी प्रोग्रेस को, और नहीं हुई है तो प्रिवेंट करने का काम भी ये मेडिसिन करती है। ये एलियम सेटाइवम है, इसको जो गार्लिक से बनती है, ये उसका अर्क निकाल के, और या जिसको हम लहसुन भी बोलते हैं, और ये अपना अर्जुन, जो अर्जुन की छाल होती है उससे ये मेडिसिन बनाई जाती है। ये भी बेस्ट मेडिसिन है। टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बोटेनिकल नेम है, केमिकल साइंटिफिक नेम है इन दोनों के ये। एलियम सेटाइवम मतलब लहसुन। अब लेना कैसे है? ये दोनों मदर टिंचर आपको होम्योपैथिक शॉप से जाके परचेज करने हैं, सील्ड पैक लेने हैं। मान लीजिए आपने 30 ml ये लिया, 30 ml की बोतल इसकी ली, और 30 ml की बोतल आपने इसका लिया, टर्मिनेलिया अर्जुना का। दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे आप, 30 ml 30 ml, 100 ml बन जाएगा आपका। अब इसको आपको लेना है 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार, विथ अ कप ऑफ वाटर, 1 कप लगभग पानी के साथ। यानी कि आप मान लीजिए लगभग 70 ml पानी के साथ, 50 से 70 ml पानी में आप इसकी 20 बूंदे, मिक्सचर की 20 बूंदे, ये आप मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं तो 10 ड्रॉप इसका और 10 ड्रॉप इसका, दोनों की 10-10 बूंदे आप 1 कप पानी में ऐड करके उसको दिन में 3 बार पी लें। लेना कब है? खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में। बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको खाली पेट लिया जाए, सुबह खाली पेट, दोपहर खाली पेट और शाम को भी खाली पेट, तीनों टाइम। आप देखिए कुछ दिन में टेस्ट कराएंगे, सारी चीजें नॉर्मल मिलेगी। हमने तो हार्ट के पेशेंट में भी बहुत सारे इफेक्ट इसके देखे, इवन वेल्वुलर चेंजेस जिनमें देखने को मिलते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल में प्रॉब्लम होती है, इन मेडिसिन का यूज करने से। एक मेडिसिन और क्रेटेकस आती है, उसको भी ऐड करते हैं हम, जिसको डायरेक्ट हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तीनों दवाइयों को मिला के बहुत बेटर कॉम्बिनेशन ये हार्ट के लिए बन जाता है। तो ये था आज का वीडियो। हार्ट पे भी काम करता है, लेकिन एक्चुअल में जो खून गाढ़ा होने वाली सिचुएशन है, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो गड़बड़ हो गई है, और जो है वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, इस स्थिति को संभालने के लिए दो बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे यूज करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।